हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड किस चीज़ से बना हुआ है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, हम लोग बात थोड़ा सा करते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लें, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं आज। थोड़ा सा अगर हम बात करें, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने ले लिया, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या है, इसके अंदर लॉन्ग रेंज पैकिंग होता है, मतलब हर जगह का पैकिंग क्या है वो सेम है। जैसा पैकिंग यहाँ होगा, यहाँ हर जगह दूर दूर तक एक ही तरह का पैकिंग है। तो हम यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, कहीं का भी ले, हर जगह का पैकिंग एक ही है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन इसका कट कर लेते हैं और इसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लेते हैं, और माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको, इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर दिखा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। जब क्रिस्टल सिस्टम, मतलब ये अगर तुमसे पूछा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड किसका बना है, तो क्रिस्टल सिस्टम हमको दिख रहा है, यही क्रिस्टल सिस्टम है। इसी के बार बार रिपीट होने से क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है। जब हम इस क्रिस्टल सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको गौर करें और इसको ऑब्जर्व करें तो तुमको दिखेगा कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अंदर में भी ये जो यूनिट तुमको दिख रहा है, यही यूनिट बार बार रिपीट हुआ है, दिख रहा है। इसी यूनिट के बार बार रिपीट होने से ये रिपीट हुआ, फिर ये बार बार रिपीट हुआ, और इसके रिपीट होने से इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये छोटा यूनिट ये बार बार रिपीट हुआ, और इसके रिपीट होने के कारण से क्रिस्टल सिस्टम बना, और क्रिस्टल सिस्टम बार बार रिपीट हुआ तो क्या बना? क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब तुमको दिख रहा होगा कि कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सिस्टमेटिक एटम्स, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो एक डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज होते हैं, स्टेडी स्टेट में अरेंज होते हैं। तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या होगा? यूनिट सेल हो गया। अगर हम थोड़ा सा यूनिट सेल को ऑब्जर्व करें, थोड़ा गौर करो, जब हम इस यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ गौर करेंगे तो और थोड़ा क्लियर करते हैं इस बात को। तो देखो क्या है, ये जो यूनिट सेल है, इसको अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, ये एक्चुअल में ये एटम्स के ये सेंटर्स हैं। मतलब ये दिख रहा है, ये एटम्स अरेंज हुए, एटम मतलब क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया। सिंपल इस बात को समझो, एटम्स पहले अरेंज हुए, एटम क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया, और क्यूबिकल अरेंजमेंट में जाके क्या बनाया? यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब यूनिट सेल किसके बने हैं? एटम्स के बने हैं, या कंपोनेंट्स जो भी हैं उनके बने हैं। इसका मतलब एटम्स पहले क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया। तो ये जो क्यूब का जो ये कॉर्नर तुम दिखा रहे हो, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये कॉर्नर्स कौन है? ये एटम्स हैं। मतलब हम लोग जो ऐसे दिखा रहे हैं, एटम का सेंटर है। जब भी हम लोग ऐसे दिखा रहे होंगे तो हमको ये समझना है, ये जो कॉर्नर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटम का सेंटर होता है। कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है एटम के सेंटर को। तो हमको ये दिख रहा होगा क्या, कि एटम पहले क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया, क्यूबिकल अरेंजमेंट में जाके पहले क्या बनाया? यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया। क्लियर है? फिर ये यूनिट सेल बार बार रिपीट हुए, इसके रिपीट होने के कारण से क्या बना? क्रिस्टल सिस्टम बना, और फिर ये क्रिस्टल सिस्टम बार बार रीअरेंज होते चले गए और क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। सबको बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, हम इसको यहाँ क्लियरिफाई कर दिए, एटम पहले एटम का अरेंजमेंट हुआ, एटम अरेंज हुए, और इनके अरेंज होने के कारण से क्या बना? पहले यूनिट सेल बना, स्मॉलेस्ट यूनिट बना, जिसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। ये यूनिट सेल जो है, ये बार बार रीअरेंज हुए, ये इनका अरेंजमेंट हुआ, और ये बार बार अरेंज हुए। इनके रीअरेंज होने के कारण से क्या बना? क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और फिर से ये क्रिस्टल सिस्टम बार बार रीअरेंज हुए, और इसके रीअरेंज होने के कारण से फाइनली क्या बना? क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब सीधा सा है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बना किसका है? तो अल्टीमेटली एटम्स या जो भी कंपोनेंट्स हैं
वो अरेंज करेंगे, यूनिट सेल बनेगा। यूनिट सेल रीअरेंज होंगे तो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, और फिर क्रिस्टल सिस्टम से क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्रिस्टल सिस्टम का बना हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम का डेफिनेशन क्या देंगे, तो इट इज द स्मॉलेस्ट होमोजीनियस पार्ट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। मतलब वो छोटा होमोजीनियस पार्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो छोटे छोटे यूनिट्स के रिपीट होने से बना हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। और वो रिपीटिंग यूनिट जिसके थ्रू क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। और ये यूनिट सेल एटम्स के क्यूबिकल अरेंजमेंट से प्रोड्यूस होता है। बात क्लियर है, मतलब एटम अरेंज हुआ तो यूनिट सेल बना, ये यूनिट सेल बार बार रिपीट हुए तो क्रिस्टल सिस्टम बना। और ये क्रिस्टल सिस्टम जो है एक छोटा पार्ट हो गया किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो बार बार रिपीट हुआ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब एक चीज गौर करो, ये जब एटम्स अरेंज हो रहे होंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जब अरेंजमेंट होगा, इस बात को थोड़ा सा एक बात और हम समझ ले कि ये जो अरेंजमेंट है एटम्स का, जब ये एटम अरेंज हो रहे होंगे तो हर इस पॉइंट पे जो एटम जाएगा तो इस क्यूबिकल अरेंजमेंट में जहां जहां एटम जिस जिस जगह को ऑक्युपाई करेगा उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है, एटम जिस जिस स्पेस को क्यूबिकल अरेंजमेंट के समय जिस जिस पॉइंट को वो ऑक्युपाई करेगा, जिस जिस जगह को वो ऑक्युपाई करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और जब ये इंटरफेस के अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस में जब ये एटम्स अरेंज होंगे तो एटम के 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होने से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और ये स्पेस लैटिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एटम्स जब स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे तो वो स्पेस लैटिस मिलके एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम यूनिट सेल कहेंगे। तो बात समझने की आवश्यकता है, एटम जिस स्पेस जिस जगह को जिस पॉइंट को ऑक्युपाई करेगा वो लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट जब 3 डायमेंशनली अरेंज होगा तो उससे क्या बनेगा, स्पेस लैटिस बनेगा। स्पेस लैटिस जब अरेंज होंगे तो उससे एक यूनिट सेल बनेगा। यूनिट सेल बार बार रीअरेंज होंगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। और क्रिस्टल सिस्टम बार बार अरेंज होंगे तो उससे क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, इस बात को एक बार फिर रिपीट कर दें। लैटिस पॉइंट कौन हो गया, तो जब यूनिट सेल का फॉर्मेशन जिस समय हो रहा होगा तो एटम जिस जगह को ऑक्युपाई करेगा, जिस पॉइंट को ऑक्युपाई करेगा उसको हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। और जब ये लैटिस पॉइंट पे जब एटम ऑक्युपाई करेगा, वो जब 3 डायमेंशनली अरेंज किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, एक बार जब 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होगा तो उसको स्पेस लैटिस कहेंगे। और वो स्पेस लैटिस जब अरेंज होकर क्यूबिकल अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एक यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल जब रीअरेंज होंगे, बार बार रिपीट होंगे तो उससे क्या बनेगा, क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम जब बार बार रीअरेंज होगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड किस चीज का बना हुआ है, इसका ब्रीफिंग हम लोग कर रहे थे। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे कि यूनिट सेल हमारा कितने तरह का होगा। यूनिट सेल को हमने कहा कि ये क्यूब है, तो क्यूब तो तुम जानते हो। जैसे ऑब्जर्व कर लो कि एक जिस रूम में तुम हो उसी रूम को तुम क्यूब मान लो। अगर एक रूम को मान लेते हैं क्यूब तो उसमें क्या क्या हो सकता है तुम खुद ऑब्जर्व कर लो, सोचना इसको और समझना। जैसे एक रूम में अगर हम देखें तो कितने फेसेस होंगे एक रूम में, तो देखो एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, 1 2 3 4 फेस, एक ऊपर और एक नीचे। एक रूम के पास कितने फेस हो गए, 6 फेस। इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल के पास कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। ये बात सबको समझ में आ गया। अच्छा, कितने कॉर्नर्स होंगे रूम में, तो गौर करो, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4 कॉर्नर्स हो गए। और 4 नीचे, 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स हो गए। क्लियर है, तो ये क्या समझे, एक यूनिट सेल के पास कितने 6 फेसेस होते हैं, ये दिमाग में बैठा लो, हर जगह यही यूज होगा। एक यूनिट सेल के पास कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस हो गया। कॉर्नर्स कितने हो गए, तो 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हो गए। क्लियर है बात सबको। और बात करें तो एज की बात करें, एज टोटल कितने एज होंगे, तो 12 एज होंगे। गौर करना और समझना, एक दो किनारा, एक किनारा, दो तीन चार, चार किनारा और चार नीचे, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 और 12 टोटल। तो ये दिमाग में अभी से बैठा लो कि एक यूनिट सेल के पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस होता है, 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं और उसके साथ साथ एक इसका बॉडी का सेंटर होगा। सारे डायगोनल को अपोजिटिवली अगर हम मिला दें तो जिस पॉइंट पे कटेगा उसको हम बॉडी डायगोनल बोलेंगे, बॉडी सेंटर बोलेंगे। सबको बात समझ में आ गया। इसका मतलब हो गया कि हम एक लाइन में दिमाग में बैठा लें कि कोई अगर एक यूनिट सेल है तो एक यूनिट सेल के पास 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 फेसेस होंगे, 12 एजेज होंगे और एक बॉडी का सेंटर होता है। और यहां पे जब एटम्स लाई करेंगे तो वो लैटिस पॉइंट होगा। क्लियर है। तो एक साइंटिस्ट था ब्रेवेइस, एक साइंटिस्ट था ब्रेवेइस। जब ब्रेवेइस क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये जो बोल रहे हैं इसको गौर से समझना, एक साइंटिस्ट था ब्रेवेइस, ये साइंटिस्ट का नाम है ब्रेवेइस। ब्रेवेइस एक साइंटिस्ट था। ये जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को, सॉलिड की बात करें तो उसको जब वो क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा था तो ऑब्जर्वेशन के समय उसको दिखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट है वो एटम के अरेंजमेंट के अनुसार से, एटम कितने तरह से अरेंज थे, तो एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट के अनुसार से ब्रेवेइस ने यूनिट सेल को 4 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। मतलब अभी के बाद जो हम बताने वाले हैं सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड है। मतलब इस बात को हमको याद रखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज को याद रखना है क्योंकि इसको ब्रेवेइस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। क्लियर है बात। तो ये नहीं कि अपन दिमाग लगाएगा कि सर एगो एन्ने रख देंगे तो ना हो जाएगा, एगो ओन्ने रख देंगे तो एगो नया नहीं बन जाएगा, तो कबीला ही नहीं दिखाएगा। जहां पे है टैलेंट बचा के रखेगा, भविष्य में काम आएगा, है ना, जहां दिमाग लगाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रेवेइस ने एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल को 4 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। क्लियर है बात। तो ब्रेवेइस के अनुसार से डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अनुसार से ब्रेवेइस ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो यूनिट सेल्स हैं, यूनिट सेल्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको यूनिट सेल 4 तरह का दिखा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव यूनिट, ये इसके अलावा और कोई नहीं होगा, यही 4 ही तरह का है जिसको हमको याद रखना है। इन्होंने मिलियंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑब्जर्व किया और अल्टीमेटली उसके अंदर ये 4 ही तरह का यूनिट सेल उनको दिखा। क्लियर है बात। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा और कहा अगर एटम्स जो हैं वो केवल और केवल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होंगे, अगर 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो उस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है बात। दूसरा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। यूनिट सेल बनना है तो क्यूब तो बनना मस्ट है, तो 8 कॉर्नर पे तो एटम्स जाएंगे ही जाएंगे चारों में। केवल 8 कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। दूसरा, अगर कॉर्नर पे एटम्स हैं तो कॉर्नर के साथ साथ 8 कॉर्नर पे तो एटम जाएंगे ही जाएंगे, कॉर्नर के साथ साथ एक एटम उसके बॉडी के सेंटर पे हो। कहां पे हो, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। जबकि एटम्स जो हमारे हैं 8 कॉर्नर पे तो हैं ही, along with 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे तो है ही, एटम्स 6 फेस पे हो, तो एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड। अब ऊपर नीचे नहीं बर्दाश्त होगा, इसे कर देगा, एगो ऊपर एगो नीचे, आजकल ऊपर ही होता है और नीचे ही होता है। क्लियर है। तो 6 एटम्स हो गए, 4 साइड में और एक ऊपर और एक नीचे सेंटर पे, तो ये हो गया फेस सेंटर। क्लियर है बात। जबकि इंड सेंटर यूनिट सेल में क्या कहता है, तो एटम्स जो है कॉर्नर पे तो सब में मिलेंगे,
कॉर्नर के साथ साथ या तो अपोजिट फेस के सेंटर पे हो या एडजेसेंट फेस के सेंटर पे दो एटम हो, मतलब 8 कॉर्नर के साथ साथ किसी अपोजिट टू फेस के फेस सेंटर या एडजेसेंट फेस सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट हो तो उसको हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल हमारे जो हो गए वो 4 तरह के। एटम यूनिट सेल के केवल और केवल कॉर्नर पे हुआ तो वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पे चला गया तो वो हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। कॉर्नर के साथ साथ 6 फेस के सेंटर पे हुआ तो फेस सेंटर्ड। और फाइनली कॉर्नर के साथ साथ जो है किसी अपोजिट 2 फेस या एडजेसेंट फेस के सेंटर पे एटम्स होगा तो उसको इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से ब्रेवेइस ने यूनिट सेल को 4 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? अब देखो, यूनिट सेल के ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम बात करें तो यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन, मतलब ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन की बात करें, ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन अगर हम दें कि कोई भी यूनिट सेल अगर है तो यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने वाला, यूनिट सेल को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 फिजिकल पैरामीटर्स का यूज करते हैं और वो हमारे पास है 2 चीज़। एक हो गया एज लेंथ, इनका जो एज है उनका एज का लेंथ क्या है वो, और दूसरा इन एजेज के बीच का क्या एंगल है वो। मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन यूनिट सेल का देने वाला 2 चीज़ है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन बाई 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स होंगे गिवन बाई 2 पैरामीटर्स, 2 फिजिकल पैरामीटर्स होंगे। वो 2 पैरामीटर्स यूनिट सेल के ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगा। पहला होगा एज लेंथ, इनके एज का क्या लेंथ है वो एज लेंथ, और दूसरा जो होगा वो होगा एंगल बिटवीन द एज, एंगल बिटवीन द एज। मतलब पूरे किसी यूनिट सेल का एक्सप्लेनेशन अगर लेना है तो यूनिट सेल का एक्सप्लेनेशन देने वाला दो बात हो गया, 2 पैरामीटर्स हो गया। एक हो गया इनके बीच का, ये अगर हम देखेंगे ये यूनिट सेल है तो ये इसमें अगर हम देखेंगे 3 हमने ले लिया। मतलब अगर एक रूम में देखें तो रूम को ही देखो, अगर इस कॉर्नर को देखो तो ये हो गया इसका हाइट हो गया, एक हो गया लेंथ हो गया और एक हो गया ब्रेड्थ हो गया। तो 3 चीज हो गया, ये और ये 3, और यही सब में सेम चीज, हर कॉर्नर्स पे 3 जाएंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी यूनिट सेल का एक्सप्लेनेशन देने वाला 3 पैरामीटर्स हो गया, ये ए हो गया, ये बी और सी। एज लेंथ हो गया ए बी एंड सी, ये एज लेंथ, और इनके बीच में एंगल्स हो गए अल्फा, ये हो गया बीटा एंड गामा। तो एंगल बिटवीन द एज जो हो गया ये हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। इसका सीधा मतलब है कि यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल है उसका ज्योमेट्री के बारे में बताने वाला यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हो गए। कौन कौन? उनके बीच उनका एज लेंथ, ए बी और सी उसका एज का लेंथ, और उसके बाद जो हो गया उनके बीच का एंगल। इसको हम ऐसे समझा देते हैं, गौर करो। जैसे ही तो तुम लोग 5वें 6ठा से पढ़ते आ रहा है, एक क्यूब है तो क्यूब का हर फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्लियर है? और क्यूब में हम जानते हैं क्यूब का सारा साइड क्या होता है? बराबर। तो ये साइड ए सारा साइड इसका बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी और सी यहाँ तीनों क्या है? सेम है। समझ में आया बात? क्यूब को अगर हम समझा दें, ये एज लेंथ का मतलब क्या हुआ? क्यूब में बात करेंगे तो क्यूब का तीनों साइड क्या है? सेम है। तो सेम है तो ये वाला ए बी सी तीनों सेम है। अच्छा, क्यूब का हर एंगल कितना होता है? क्यूब में अगर जाएंगे स्क्वायर है तो सारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल अल्फा बीटा और गामा सारे के सारे क्या होंगे? 90 डिग्री है। तो अल्फा बीटा गामा एंगल ए बी सी, ये एज लेंथ और ये एंगल की बात हो गई। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यही किसी भी यूनिट सेल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 पैरामीटर्स का यूज करेंगे, एक एंगल बिटवीन द एज और दूसरा होगा उनके बीच का एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर है बात? अब देखो,
ब्रेवेस ने, यहाँ ब्रेवेस बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेवेस एंड ब्रेवेस मतलब तुम ऐसे कह सकते हो पूरा सॉलिड स्टेट तुम लोग के माथा पे थोपने का क्रेडिट जाता है किसको? ब्रेवेस एंड ब्रेवेस को ही। क्लियर है बात? तो ये तो तुम्हारे लिए टेंशन का बात होगा, लेकिन ब्रेवेस मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम करके गया है। तुम लोग तो समझ ही रहा होगा क्यों। वो दिया है तबे ना हम तुम लोग को समाज सेवा दे पा रहे हैं। अरे समझा कि नहीं समझा? है ही। तो देखो ब्रेवेस ने यूनिट सेल के ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम को 7 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ये दिमाग में सब बैठाते चलना है। पहला बात, एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से ब्रेवेस ने यूनिट सेल को 4 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। पहला बात क्लियर। दूसरा, ब्रेवेस ने यूनिट सेल के ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन के अनुसार से, ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम को, वहां था यूनिट सेल, अब उसके बाद यूनिट सेल से बना है क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल सिस्टम को 7 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कौन कौन? तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बात सबको? तो देखो मतलब हम कह सकते हैं यहां पे इन्होंने कहा, तो ब्रेवेस के अनुसार से ब्रेवेस ने मतलब ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टल सिस्टम को 7 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। तो इसमें हमारे 7 जो हमारे हैं वो कौन कौन है? तो ये हमारे हो गए सिंपल क्रिस्टल सिस्टम। देखो इसको हमने क्या किया, हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तुम्हारे लिए अरेंज कर दिए हैं कि तुम आसानी से याद रख सको। हम उसको समझा देते हैं। पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम जान जाओ। सिंपल क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद हमारे पास है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं रोम्बो, RHOMBO, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। हेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, इसको रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब हो गया कि क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के हो गए। ठीक है, थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से तुमको समझाएंगे। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, तुमको यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो देखो ये क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम देखें, जैसे ये सिंपल, हम ऐसे ऐसे दिमाग में रखेंगे। हम इसको एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, फिर अपने आप तुमको समझ में आएगा। देखो सिंपल क्रिस्टल सिस्टम मतलब इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो सिंपल क्यूबिक मतलब नाम ही बता रहे कि सिंपली क्यूब है, और क्यूब का मतलब इसका सारा साइड बराबर होगा और सारा एंगल बराबर होगा 90 डिग्री। तो देख रहा है, सारा साइड बराबर, सारा एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो गया। उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में लिख दिए हैं। क्लियर है? अब एक चीज गौर करो और समझो, इसमें सारे का हम कैसे अरेंज किए। तो देखो सारा साइड बराबर, सारा एंगल बराबर 90 डिग्री। अगला बात, 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, एंगल अभी भी 90 डिग्री। तीसरा, सारा साइड, कोई भी इसमें से कोई भी साइड बराबर, पहला सारा साइड बराबर, 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं। तीसरे केस में क्या हो गया? तो तीनों साइड बराबर नहीं, एंगल अभी भी 90 डिग्री है। क्लियर है? तो पहले इसमें एक एक अनइक्वल करते गए, ये बराबर था। अब अगले में ये तो बराबर नहीं है, इसमें क्या हुआ? तीनों में से 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। क्लियर है बात? ऐसे तुम समराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। अगले में क्या हुआ? इसमें तो कोई बराबर नहीं, खत्म हो चुका है। इसमें क्या हुआ? जो 2 बराबर था वो भी खत्म हो गया, कोई भी बराबर नहीं। बात सबको समझ में आया? क्लियर है बात सबको? इसको ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक में सारा साइड बराबर, सारा एंगल बराबर 90 डिग्री। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा? 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, एंगल अभी भी 90 डिग्री। कोई भी साइड बराबर नहीं, एंगल अभी भी 90 डिग्री। उसके बाद इसमें कोई साइड बराबर नहीं, 2 एंगल बराबर, तीसरा एंगल बराबर नहीं। ट्राइक्लिक, ना तो कोई साइड बराबर ना ही कोई एंगल बराबर, सारे का एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, 2 एंगल 90 डिग्री और एक एंगल जो है 120 डिग्री। हम इसको यहाँ बना देते हैं, थोड़ा सा तुमको समझा देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो हम इसका स्ट्रक्चर तुमको समझा देते हैं कि तुम क्लियर कर सको, समझ सको, थोड़ा सा घर पे देख सकोगे। ये देखो, ये स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग कर लें और तुमको समझा दें, देखो
ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। तो इसमें दो साइड, अगर हम कोई हेक्सागोन की बात कर लें, इसको ऐसे समझो, ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो दो साइड, इसमें हेक्सागोन का अगर हम देखेंगे, ये इस पोजीशन को देखो, तो ये हेक्सागोन का दो साइड हो गया, ये दो साइड बराबर होगा। और तीसरा ही क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गया, तो हाइट हो गया, तो दो साइड बराबर और तीसरा बराबर नहीं, तो ये हो गया ए और बी बराबर है और सी बराबर नहीं है, ए बी बराबर सी बराबर नहीं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, हेक्सागोन का सारा एंगल कितना होता है बुआ, कितना होता है हेक्सागोन के अंदर का एंगल 120 डिग्री। कितना होता है 120। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए तो इसके बीच में एंगल क्या होगा 90। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो इस पे परपेंडिकुलर डाले हो, ये वाला जो डिफरेंट है सी, इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो ये दो 90 डिग्री हो गया और इसके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। बात सबको समझ में आ गया। ये देखो दो साइड बराबर ए बी, मतलब इसको हम ऐसे, इसको क्लियर करने के लिए हम बाहर तुमको निकाल के समझा देते हैं। हेक्सागोन का सारा साइड बराबर होता है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डाल दिए तो दो साइड बराबर, तीसरा डिफरेंट हो गया, सी डिफरेंट। अच्छा, और हेक्सागोन का अंदर का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। सारा हेक्सागोन का ऑल एंगल 120 डिग्री। और इस पे ये जो लाइन है उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यही चीज हो गया, दो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल कितना है 120 डिग्री। यही बात सबको समझ में आ गया। और चौथा है कौन सा, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें जाओगे तो ट्राइगोनल का मतलब क्या हो गया, सारे साइड्स बराबर हैं। सब फिगर बना सकते हैं, एनसीईआरटी में है भी, लेकिन उतना नहीं, तुमको बस इतना ही याद रखना, क्या जरूरत है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का। तो इसमें क्या हो गया, सारे साइड्स ए सारे साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल भी बराबर हैं, लेकिन बस अंतर क्या है, वो 90 डिग्री नहीं होकर कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रखोगे वो एंगल एक्स के बराबर होगा, 90 डिग्री बस नहीं होगा। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो डिफरेंट ज्योमेट्री के अनुसार से, यूनिट सेल के डिफरेंट ज्योमेट्री के अनुसार से हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम हमारे कितने तरह के हो गए, तो क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के हो गए, क्लियर है, 7 काइंड क्रिस्टल सिस्टम, 7 काइंड। और एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 काइंड। ये बात सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर है। चलो फिर अब आगे देखते हैं। अब फिर से एक बार ब्रेवेज बाबा को याद करो। ब्रेवेज के अनुसार से, एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 तरह का, ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का, क्लियर है। अब जो बता रहे हो गौर से सुनना, ये बात खाली समझ जाएगा तो आगे तुमको आसान हो जाएगा। और समझ में तो अइबे करेगा, क्यों, खुद समझदार है, क्यों, अरे रंजन सर पढ़ा रहे रे। देखो, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ वो गौर करो। देखो यहाँ पे अब हम क्या समझा रहे हैं वो देखो, थोड़ा सा सुनना और समझना जो हम बता रहे हैं। एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 तरह का, और ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का। अच्छा देख, जैसे हम सिंपल क्रिस्टल, सुनना गौर से, अब हम क्या किए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ले लिए। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कौन होगा, तो जिसका सारा साइड क्या है, बराबर है, सारे साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो ज्योमेट्रिकली सेम हो, सुनना गौर से, क्या हो, ज्योमेट्रिकली सेम हो, लेकिन ज्योमेट्रिकली सेम हो लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाए। जैसे देख, यहाँ केवल कॉर्नर पे एटम रहा, तो ज्योमेट्री ये इस ज्योमेट्री के साथ केवल कॉर्नर पे एटम है, और इसी को हम यहाँ दिखाते हैं, सेम ज्योमेट्री रख दिए इसमें। देख ये हो गया, मतलब ज्योमेट्री यही हो गया, तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इन दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंस है नहीं, दोनों ज्योमेट्री सेम है, साइड एज लेंथ सेम है और एंगल सेम है, दोनों का सेम है। लेकिन देख, इसमें एटम केवल कॉर्नर पे डाले, यहाँ देख एटम को कॉर्नर के साथ साथ हम इसके बॉडी के सेंटर पे डाल दिए। क्लियर है बात, क्लियर। तो देखो ज्योमेट्रिकली तो ये सेम है, लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं। अच्छा एक बार इसमें एक एग्जांपल और जोड़ लो, हम तुमको एग्जांपल से थोड़ा सा समझाए हैं, इस बात को दिमाग में रख लोगे सब समझ में आ जाएगा। यहाँ भी देखो सारा साइड बराबर और सारे एंगल हम ले लेते हैं 90 डिग्री। तो जो ये और ये इसको 1 2 3 तीनों को अगर देखो तो तीनों का ज्योमेट्री क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ एटम केवल कॉर्नर पे है,
यहाँ कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे है, यहाँ कॉर्नर के साथ साथ एटम तो कॉर्नर पे है ही, कॉर्नर के साथ साथ अगर 6 फेस के सेंटर पे चले गए तो फेस सेंटर यूनिट सेल हुआ। अगर मान लो, समझ में आ रही बात सबको? तो एक बात तुमको समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिकली ये सेम है, ज्योमेट्रिकली सेम है, लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से डिफरेंट हो रहे हैं। क्लियर है बात? तो सुनना और समझना। कहता है केवल एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 तरह का, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर, इंड सेंटर, जो सबसे पहले बताए। दूसरा, केवल ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का, जो हमने लिस्ट में बताया। अब बात आता है कि अगर ज्योमेट्रिकली सेम हो और एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो 14 डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम ब्रेवेइस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवेइस लैटिस बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है सबको? ब्रेवेइस लैटिस। कोई पूछे ब्रेवेइस लैटिस क्या है, तो ये ब्रेवेइस लैटिस जो है वो एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से डिफरेंट हो लेकिन ज्योमेट्रिकली सेम हो तो उसको हम ब्रेवेइस लैटिस बोलेंगे। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ, एक टर्म आया क्या, ब्रेवेइस लैटिस। तो कहता है इफ स्ट्रक्चर इज differs with each other with different atomic arrangement but having same geometry called Bravais lattice। तो तुम बोल सकते हो, तुमसे पूछ दे कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पास कै गो ब्रेवेइस लैटिस, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ये तीनों है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये सब का साइड बराबर, सब का एंगल 90 डिग्री, तो ये तीनों क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। लेकिन ज्योमेट्रिकली ये तो सेम है लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट से डिफर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पास 3 ब्रेवेइस लैटिस है। बात समझ में आ रहा है? तो ब्रेवेइस के अनुसार से जो ब्रेवेइस लैटिस है ये 14 तरह के होते हैं, मतलब 14 काइंड ऑफ ब्रेवेइस लैटिस आर ऑब्जर्व्ड। याद रखेंगे, ऑब्जर्व्ड। क्या क्या याद रखेंगे? तो यूनिट सेल, एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 तरह का, ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का, और ज्योमेट्रिकली सेम हो और डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से ब्रेवेइस लैटिस 14 काइंड का होगा। क्लियर है बात? सबको बात समझ में आ गया? तो हर क्रिस्टल सिस्टम में अगर एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ तो हर क्रिस्टल सिस्टम के पास अलग अलग ब्रेवेइस लैटिस होंगे। मतलब ये ब्रेवेइस लैटिस हमारे क्या होंगे? ये ब्रेवेइस लैटिस हमारे कितने तरह के होने वाले हैं? 14 तरह के। हम थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम अगर गौर करें तो हमारे पास क्या था, ये यूनिट्स, हमारा क्रिस्टल सिस्टम हमने देखा था। क्रिस्टल सिस्टम हमारा कितने तरह का था? 7 तरह का था। कौन कौन? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सिंपल क्यूबिक। उसके बाद हमारा कौन था? तो ये था हमारा टेट्रागोनल। उसके बाद हमारा कौन था? तो ये हमारा था कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक। कौन था? ऑर्थोरोम्बिक। जो हम लिखे थे उसको लिख देते हैं। उसके बाद हमारा कौन था? मोनोक्लिनिक। उसके बाद हमारा कौन था? ट्राइक्लिनिक। उसके बाद हमारा कौन था? तो ये हमारे थे कौन से? तो ये थे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और उसके बाद हमारा कौन था? ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर है बात? ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हमारे थे। अच्छा, और यूनिट सेल भी देखे थे। यूनिट सेल हमारा 4 था। कौन कौन? पहला था प्रिमिटिव। दूसरा था कौन सा? बॉडी सेंटर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा था कौन सा? तो ये था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा था हमारा कौन सा?
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हम ये बहुत जरूरी है, ये हर जगह जरूरत पड़ेगा, इस कारण हमने रिकॉल कर दिया, ये लिख दिए कि तुमको समझ में आए। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो, और इसमें कौन कौन यूनिट सेल होंगे, काइंड ऑफ यूनिट सेल। हमने इधर यूनिट सेल लिख दिया है, मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट के डिफरेंस के अनुसार से तो यूनिट सेल हो गया। अब यूनिट सेल एक सेम ज्योमेट्री के साथ डिफरेंट यूनिट सेल इज कॉल्ड ब्रेवेस लैटिस। केवल एटॉमिक अरेंजमेंट से बात करेंगे तो यूनिट सेल, और यूनिट सेल डिफरेंट यूनिट सेल विथ सेम ज्योमेट्री इज कॉल्ड ब्रेवेस लैटिस। यही डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस है जिसको याद रखना है। तो हम इसको भी तुमको समराइज कर दे रहे हैं कि तुम इसको डायरेक्ट याद कर लेगा, डायरेक्ट बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए हम इसको ऐसे अरेंज कर दिए। देखो याद कैसे रखेगा, इसको हम ए किए हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल को ए, बॉडी सेंटर्ड को बी, फेस सेंटर्ड को सी, डी और इंड सेंटर्ड को डी माने। हम यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दे रहे हैं, ए बी एंड सी। ये 3 सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में केवल 3 यूनिट सेल होता है। कौन कौन? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अभी नहीं बौड़ाएगा कि सर इंड सेंटर्ड नहीं होगा, नहीं, ये कौन बता रहा है? ब्रेवेस बाबा। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्रेवेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, विथ एक्सपेरिमेंट बोला है, तो याद रखेंगे। तो सिंपल, जब भी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात हो तो दिमाग में डायरेक्ट आएगा कि उसके पास 3 ही यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन यूनिट सेल? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड इसमें नहीं होगा। क्लियर है बात? तो हम याद रखने के लिए हम लिख दे रहे हैं, कौन होगा? ए बी सी। इसमें अगर जाओगे तो इसमें होगा कौन? ए एंड बी। फर्स्ट 3, इसको याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट 3, उसके बाद फर्स्ट 2, उसके बाद ऑल। तीसरे वाले में याद रखना ए बी सी। ये कोई रूल नहीं, हम तुमको समझा दे रहे हैं, अरेंज कर दिया याद करने के लिए। मोनोक्लिनिक में फर्स्ट एंड लास्ट, इतना तक याद रहेगा। पहला वाले में पहला 3, पहला और दूसरा सेकंड में, तीसरे में सारा, चौथे में पहला और लास्ट, यहां तक याद रहेगा। और उसके बाद सब में केवल ए होता है। ए का मतलब केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। क्लियर है बात? अब चल सबको जोड़ ले, जोड़ तो 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14। आजकल कितना होता है? 14 तरह का। तो ये जो 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ब्रेवेस लैटिस बोलते हैं। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो एक बार फिर रिपीट करते, केवल एटम के अरेंजमेंट से सोचोगे तो वो हमारा यूनिट सेल है। केवल ज्योमेट्री से सोचोगे तो वो 7 तरह का वो क्रिस्टल सिस्टम है। सेम ज्योमेट्री विथ डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, तो ये अलग अलग 14 तरह का होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्रेवेस लैटिस। तो ब्रेवेस लैटिस 14 तरह का, क्रिस्टल सिस्टम 7 काइंड, और यूनिट सेल जो है वो 4 तरह का होगा। क्लियर है बात सबको? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि यहां तक तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर है? हमको बेसिकली इस अपने चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है कौन सा? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में ही ज्यादातर पढ़ना है। तो जो भी अब मैथमेटिकल क्यों, तो तुम समझ सकते हो। अच्छा, एक बात और याद रखोगे, सिंपल क्यूबिक में सारा एंगल बराबर है, सारा साइड बराबर है, मतलब मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन है? सिंपल क्यूबिक। गौर करो तो इसमें सारा साइड बराबर, सारा एंगल बराबर 90 डिग्री, तो ये कौन है? ये हमारा कौन है? तो मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। जबकि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में कुछ भी बराबर नहीं है, ना साइड बराबर ना एंगल बराबर, तो इस कारण से ये हमारे क्या होंगे? मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होंगे। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होगा, याद रखना है इस बात को। ठीक है? तो क्योंकि ये मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, तो जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा वो ज्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए ही करते नजर आएंगे। क्लियर है बात? तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? मैथमेटिकल कैलकुलेशन एसोसिएटेड विद सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।